बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हाजिर है एनसीईआरटी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन का एमसीक्यू क्लास, जिसमें होगा 60 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कशन। तो आज का यह क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। जितने भी तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें और हमारे सारे क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल शिक्षक शिक्षा पे आते रहेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ, फटाफट से क्लासेस की ओर बढ़ेंगे। आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न लेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी? पहला ऑप्शन कहता है आर्थिक अस्थिरता, दूसरा कहता है सामाजिक असमानता, तीसरा कहता है राष्ट्रीय एकता और अखंडता, चौथा है राजनीतिक अस्थिरता और पांचवा विकल्प भी बीपीएससी के अकॉर्डिंग रखा गया है, ताकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आगामी दिनों में बीईओ की बहाली होने वाली है, तो उन सारे एग्जामिनेशंस के रिलेटेड आपके लिए ये सारे एमसीक्यू क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ये सबसे बड़ी चुनौती उस टाइम पे थी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप लोगों ने डिटेल क्लास में, इसके पहले जो हमारा डिटेल क्लास आया था उसमें आपने कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि जब देश को आज़ाद किया गया था तो साथ ही साथ जितनी भी छोटी बड़ी रियासतें थी, 565 टोटल रियासतें थी, उन सबको आज़ाद कर दिया गया था और उन्हें छूट थी कि वो या तो भारत में जा सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो उस टाइम पे भारत के राजनेताओं के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण आपको साथ में मिलेगा, आंसर के साथ साथ स्पष्टीकरण भी मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। विभाजन के कारण सांप्रदायिक दंगे हुए और कई इलाकों में अशांति फैल गई थी, उन सबको कंट्रोल करना था। और जो सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि 565 रियासतों को भारत के अंदर मिलाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा 14 से 15 अगस्त 1947 की रात कौन सा ऐतिहासिक भाषण दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट पैराग्राफ था उससे ये प्रश्न तैयार किया गया है। वहाँ पे आप लोगों ने देखा था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि नियति से साक्षात्कार, है ना? तो वहाँ पे ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है। ऑप्शंस आप सबके सामने है, इसका आंसर मैंने बता दिया है, नियति से साक्षात्कार इसका सही विकल्प है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसे हिंदी में नियति से साक्षात्कार भी कहते हैं, और इसके नाम से जो भाषण दिया था वो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों को रेखांकित किया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा ने भारत के विभाजन को किस सिद्धांत के आधार पर स्वीकार किया था? पहला विकल्प है धर्म आधारित राष्ट्र, दूसरा विकल्प क्षेत्रीय विभाजन, तीसरा विकल्प भाषाई आधार, चौथा विकल्प आर्थिक कारण और पांचवा विकल्प भी आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा देश जब वहाँ पे अलग हो रहा था तो धर्म आधारित राष्ट्र के सिद्धांत पर आधार अलग अलग हो रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान की मांग की थी। तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में आप देखेंगे भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। एक टर्म बुक में दिया हुआ था द्विराष्ट्र सिद्धांत, आप लोगों को याद होगा। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आप लोगों को
संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कुछ प्रश्न आपको यहाँ से भी रखे गए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस आपके हैं 1942, 45, 46, 47 या फिर पांचवा विकल्प। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अब देखिए, आज़ादी के बारे में तो पहले ही घोषणा हो गई थी, जो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमेंडमेंट लाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो लाई गई थी, उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत को आज़ादी दी जाएगी। तो भारत के राजनेताओं ने सोचा कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला है, तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए? एक संविधान चाहिए। तो संविधान सभा का गठन कर दिया गया था 1946 में, दिसंबर में, 9 दिसंबर 1946 डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेट रख दिया जाता है ऑप्शंस में। तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप सभी को पता होगा। एक आसान सा सवाल, बीच बीच में कुछ आसान सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। 1939, 1940, 41, 42 उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942। याद रखेंगे, डेट के साथ अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अगला प्रश्न लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा जाता है, ये कब मनाया गया था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट एक्शन डे 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और फिर 17 अगस्त 1946। तो देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे है क्या? स्पष्टीकरण के साथ यहाँ पे समझेंगे। देखिए, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। और ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उन्होंने कहा था कि हम अपनी मांग को लेकर के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, और उसके फलस्वरूप क्या हुए कि भारत के अंदर हिंसा, दंगे भड़क गए। इसके परिणाम स्वरूप कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, और फिर उसके बाद जो मारकाट मची वो बंटवारे के टाइम तक जारी रही थी। तो 16 अगस्त 1946 को याद रखेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? एक आसान सा सवाल आपके सामने आ चुका है। ऑप्शंस आपके लिए हैं 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और पांचवा विकल्प भी आपके लिए है। तो इसका सही विकल्प सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था, है ना। स्पष्टीकरण में देख लेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और यही वह तिथि है जब हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए कौन सी रेखा खींची गई थी? विकल्प है आपके लिए रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन सीमांत या फिर पांचवा विकल्प। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीमांकन हुआ था, तो वहाँ पे रेड क्लिफ रेखा खींची गई। उसका जो काल्पनिक रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण था कि इसका जो निर्धारण करने की जो टीम बनाई गई थी, तो इस टीम के जो हेड थे, ठीक है, चेयरमैन थे, वो एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, इसीलिए इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ गया। अगला सवाल है, भारत की पहली सरकार के गृह मंत्री कौन थे? भारत की जो पहली सरकार बनी थी उस टाइम पे गृह मंत्री कौन थे? आप सभी को पता होगा, लौह पुरुष हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की पहली सरकार के गृह मंत्री थे। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो संविधान सभा जब तैयार की गई थी तो शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष बने थे, फिर बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी वो बाद में रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह महान व्यक्ति थे। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान को
दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित करने की घोषणा किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित करने की घोषणा की थी? ऑप्शंस आपके लिए हैं लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, क्लेमेंट एटली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, क्लेमेंट एटली। स्पष्टीकरण देखेंगे। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसके आधार पर बाद में भारत विभाजन अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश भारत के कितने राज्य स्वतंत्र भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थे? ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी चर्चा मैंने पहले भी की कि 565 रियासतें उस समय जो थी उनको भी ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद कर दिया था और उन्हें छूट दे दी थी कि वो चाहें तो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान कहीं भी जा सकते हैं या वो अपने आप में स्वतंत्र रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 565। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 565 देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि भारत या पाकिस्तान में विलय करें या फिर स्वतंत्र रहें। रेडक्लिफ आयोग द्वारा निर्धारित सीमा को अंतिम रूप से कब प्रकाशित किया गया था? देखिए, रेडक्लिफ रेखा से ही ये भी प्रश्न जुड़ा हुआ है। जो रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी तो रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो रेडक्लिफ महोदय थे। तो इस आयोग के द्वारा जो सीमा का निर्धारण किया गया था उसको अंतिम रूप से प्रकाशित कब किया गया था? ऑप्शंस आपके लिए हैं 13 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 और 17 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 17 अगस्त 1947 ईस्वी को रेडक्लिफ रेखा को प्रकाशित किया गया था। देखिए, रेडक्लिफ रेखा को 15 अगस्त 1947 को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है, और आधिकारिक तौर पर इसका प्रकाशन 17 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रांत भारत विभाजन से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सबसे विवादित मुद्दा था? आपके ऑप्शंस हैं बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या फिर पांचवा विकल्प। पांचवा विकल्प यहाँ पर होगा सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बंगाल और पंजाब ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे सबसे बड़ा विवाद था, ठीक है। बंगाल और पंजाब दोनों ही अत्यधिक विवादास्पद प्रांत थे और बंगाल और पंजाब का विभाजन आधा आधा हो गया, आधा बंगाल पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, क्योंकि इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की बड़ी जनसंख्या थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या 5 होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। भारत विभाजन के दौरान कुल कितने लोगों का विस्थापन हुआ था, जो विश्व इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक माना जाता है? तो डिटेल क्लास में हम लोगों ने इसकी बड़ी चर्चा की थी कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई थी जब ये लोग अपने घर बार छोड़ करके दूसरे जगह पर भी स्थापित हो गए थे, है ना। एक रात में ही पूरी तरह से सारी चीज़ें बदल गई थी। और आपको याद होगा आपने इंटरमीडिएट में इसके ऊपर कहानी पढ़ी होगी, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की लिखी हुई कहानी, जिसमें विभाजन की त्रासदी को बताया गया है, कैसे रात भर में ही सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक इंसान जो दूसरे इंसान के साथ भाई भाई की तरह रह रहा था, है ना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की एकदम अच्छे से घुल मिल करके रह रहे थे, लेकिन जैसे ही विभाजन की बातें हुई तो सब कुछ एकदम से बदल गया। तो यहाँ पर देखिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आपका पांचवा विकल्प होगा यहाँ पे, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए थे और 1.5 करोड़ यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो 1.5 करोड़ यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, भारत विभाजन के दौरान कौन सा शहर सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, लाहौर या फिर पांचवा विकल्प। तो यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक दंगे तो लगभग सभी जगह हुए थे, लेकिन सबसे अधिक की अगर बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर और लाहौर, ये सारे के सारे शहर जो थे वो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित हुए थे और इसीलिए यहाँ भी पांचवा विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है।
अगला सवाल है, किस भारतीय नेता ने विभाजन को भारत की ऐतिहासिक भूल करार किया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर पांचवा विकल्प? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने कहा था कि जो विभाजन हुआ है यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। तो महात्मा गांधी ने विभाजन को ऐतिहासिक भूल करार दिया था और अंत तक इसके विरोध में रहे थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में किस भारतीय शहर में सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? तो सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता की घोषणा भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही की गई थी। दिल्ली में ही की गई थी और संसद भवन में जो सेंट्रल भवन कहलाता है वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वह भाषण पढ़ा था, जिसको हम लोग ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता की आधिकारिक घोषणा दिल्ली में संसद भवन में की गई थी, जब पंडित नेहरू ने नियति से साक्षात्कार भाषण दिया था। अगला प्रश्न आ चुका है, भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप इस प्रश्न का ऑप्शन देखें, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे है, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, फजल उल हक, ख्वाजा नजीमुद्दीन या फिर पांचवा विकल्प। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान उस समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जबकि जिन्ना महोदय जो थे वो गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला सवाल, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 299, 389, 296, 308 या फिर पांचवा विकल्प होगा। तो यहाँ पर देखिए, भारत की जो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले तो संविधान सभा बनी थी, तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे, अखंड भारत था। उस समय टोटल 389 सदस्य थे संविधान सभा में। लेकिन फिर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्वेश्चन देखिएगा स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस टाइम पे 389 सदस्य थे, लेकिन जब स्वतंत्रता हो गई, विभाजन हो गया, तो कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए, तो उनका जो है ऐसे ही पता कट गया, तो बच गए 299 सदस्य बच गए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए। भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 9 दिसंबर 1946 ही है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा का गठन हुआ था, इसी दिन इसका पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामांकित किया गया था और फिर बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई थी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किसे गिरफ्तार नहीं किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर पांचवा विकल्प। तो इसका सही ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार नहीं किया गया था, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित कांग्रेस के अधिकांश नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता देने की तारीख किस योजना के तहत निर्धारित की थी? ऑप्शन है बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इन्हीं के नाम से ये योजना लाई गई थी, माउंटबेटन योजना इज द राइट ऑप्शन। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, तिथि भी याद रखेंगे, जिसमें भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र करने की योजना बनाई गई थी।
भारत विभाजन के बाद रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। तो भारत और पाकिस्तान यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सबसे अधिक हिंसा किस क्षेत्र में हुई थी? बंगाल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ही प्रश्न को फिर से वापस से रिपीट जैसा लग रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया गया, लेकिन ऑप्शन वही होगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बंगाल पंजाब दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, और पहले वाले प्रश्न में लाहौर भी था, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे। तो यहाँ पे ये अनेक एक से अधिक जो ऑप्शन है वो इसमें सही हो रहे हैं, तो हम पांचवा विकल्प सेलेक्ट करेंगे। अगला सवाल है, सरदार पटेल द्वारा भारत में विलय किए गए रियासतों में से कौन सी सबसे कठिन रियासत थी? हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका, देखिए, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर, ये सारे के सारे ऐसे रियासत थे जिनको भारत में शामिल करना बहुत कठिन साबित हुआ। कश्मीर तो खैर उस टाइम पे शामिल ही नहीं हुआ था, उसके लिए अलग प्रोविजन ही बनाया गया था, धारा 370 बनाई गई थी वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी पांचवा विकल्प सही हो जाएगा। सरदार पटेल को हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल जैसी रियासतों को भारत में विलय कराने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, हैदराबाद भी अलग राष्ट्र के स्वतंत्र राष्ट्र के मांग पर अड़ा हुआ था, इधर जूनागढ़ भी पाकिस्तान जाने के लिए छटपटा रहा था, भोपाल भी अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए तैयार था। तो इन सभी को भारत में विलय कराने में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था सरदार पटेल को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए कौन सी तिथि तय की गई थी? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या फिर 18 जुलाई 1947। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश संसद ने 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया था। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित करने के लिए वहां पे प्रोविजन लाया गया था। अगला सवाल है, सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किस कारण से दी गई? पहला विकल्प कहता है कि भारतीय संविधान निर्माण में भूमिका, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, भारतीय रियासतों के एकीकरण में योगदान, प्रथम गृह मंत्री के रूप में प्रशासनिक सुधार या फिर पांचवा विकल्प। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रियासतों के एकीकरण में योगदान के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने 562 से अधिक रियासतों को भारत में सफलतापूर्वक विलय करवाया था, जिससे उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारंभिक संरचना में कुल कितने प्रतिनिधि थे? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पूछे आपको कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था, उस टाइम पे इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे, कुल कितने सदस्य थे, तो वहाँ पे आपको आंसर करना है 389। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था, विभाजन हो गया, तो कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान में चले गए, तो वहाँ पे बच गए 299। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 389। मूल रूप से संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से के 90 सदस्यों के चले जाने के बाद यह संख्या घट करके 299 रह गई थी। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए निर्धारित माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी? 1 जून 1948, 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947 या फिर 3 जून 1947। देखिए, माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी ये पूछा जा रहा है। माउंटबेटन योजना ही वह योजना थी जिसके तहत भारत की स्वतंत्रता वहाँ पे घोषित की गई थी। तो यह जो योजना लाई गई थी यह 3 जून 1947 को लागू की गई थी। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में अपना नियंत्रण समाप्त करने के लिए
कौन सा संवैधानिक प्रावधान लागू किया गया था? संविधान भारतीय संविधान की धारा 370, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कश्मीर से संबंधित धारा थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 7(1)(b), ये सही ऑप्शन है। तीसरा और चौथा ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 2(1) भी गलत है। कैबिनेट मिशन योजना तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 7(1)(b) के तहत ब्रिटिश सरकार ने अपने सभी दायित्वों को समाप्त कर दिया, जिससे भारत स्वतंत्र हुआ। अगला सवाल है कि भारत विभाजन के दौरान किन दो रियासतों ने सबसे पहले पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी? ठीक है, ऑप्शंस है हैदराबाद और जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन है भोपाल और जोधपुर, तीसरा है जूनागढ़ और बलूचिस्तान, चौथा खैरपुर और बहावलपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़ वे दो रियासतें थी जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन फिर बाद में भारत सरकार के प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये दोनों भारत में ही रहे। यहाँ पे अगला सवाल लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबू जगजीवन राम, या फिर पांचवा विकल्प। तो देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत का जो मंत्रिमंडल तैयार किया गया था, ठीक है, 1947 ईस्वी में, उसमें 15 सदस्य थे जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वे 1947 के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन सा प्रदेश पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन था? दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, या फिर पांचवा विकल्प। तो भारत की जब स्वतंत्रता हो रही थी उस टाइम पे पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान को औपचारिक रूप से दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता देने वाली धारा कौन सी थी? धारा 1, धारा 2(1), धारा 3(2), धारा 6(1). तो इसका सही विकल्प है धारा 2(1). ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 2(1) के तहत भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य के रूप में उन्नत किया गया था? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, या फिर पांचवा विकल्प। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त करने वाला जो राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम, ये तीनों ही राज्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पांचवा विकल्प सही होगा। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पांचवा विकल्प सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य थे? तो मैंने अभी जैसा थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, वहाँ जो मंत्रिमंडल थे उसमें कुल 15 सदस्य थे। ठीक है, और जब आप चैप्टर 2 में आएंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे उन सभी सदस्यों का एक फोटो फ्रेम का फोटो आप देखेंगे जो बहुत सुंदर तरीके से लिया गया है, उसमें सभी लोग मौजूद हैं। उसकी चर्चा हम लोग सेकंड चैप्टर में करेंगे, तो क्लासेस में बने रहेंगे। सेकंड चैप्टर को भी अच्छे से देखिएगा, डिटेल क्लास, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्लास देखिएगा। यहाँ पे सही विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कुल 15 सदस्य थे, जिनमें सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आज़ाद आदि शामिल थे। अगला सवाल है, भारत विभाजन के दौरान रेड क्लिफ रेखा निर्धारण करने वाली
समिति में कितने ब्रिटिश सदस्य थे। केवल देखिए फिर से रेड क्लिफ लाइन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें इस बार क्वेश्चन जो है वो है कि ब्रिटिश सदस्य की संख्या कितनी थी। तो वह जो टीम बनाई गई थी उसमें जो चेयरपर्सन थे वो ब्रिटिश से, बाकी जो थे वो ब्रिटिशर नहीं थे, ठीक है। 2 सदस्य थे भारत से और 2 सदस्य पाकिस्तान से थे। तो कुल 5 सदस्यीय टीम थी और जिसके चेयरपर्सन वो ब्रिटिश थे, बाकी सभी लोग 2 इंडिया से थे, 2 पाकिस्तान से थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति था जो ब्रिटिशर था। रेडक्लिफ रेखा को निर्धारित करने वाली समिति में केवल एक ब्रिटिश सदस्य सिरिल रेडक्लिफ थे जो इसके अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल 5 सदस्य थे, 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से, ठीक है। अगला सवाल है कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करने वाली ब्रिटिश संसद की सभा कौन सी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश रॉयल असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री काउंसिल या फिर 5वां विकल्प। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करने वाली संसद की जो सभा थी वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इन दोनों ही सदनों से पारित हुआ था। तो यहाँ पे हम 5वां विकल्प लेंगे, एक से अधिक वाला, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया था, इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान सभा में रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे। टोटल बहुत सारी रियासतें उस समय पे थी, तो रियासतों से कितने प्रतिनिधि वहाँ पे शामिल थे, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93। संविधान सभा में देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे जो रियासतों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अनुच्छेदों की श्रेणी कौन सी है। अनुच्छेद 1 से 4, 10 से 14, 245 से 250, 368 से 370 या फिर 5वां विकल्प। तो देखिए राज्यों के पुनर्गठन आयोग, उस टाइम पे जो सबसे बड़ा मुद्दा यही तो था, राज्य का पुनर्गठन करना। तो सबसे पहले इसी के संबंध में प्रावधान लागू किए गए थे। तो अनुच्छेद 1 से 4 सही ऑप्शन है हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में राज्यों के पुनर्गठन, उनके नाम में परिवर्तन और सीमाओं में बदलाव का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 3 संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्यों के गठन या नाम परिवर्तन करने की शक्ति देता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल लेंगे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के कितने सदस्य थे। 1, 2, 3, 4 या फिर 5वां विकल्प। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था उसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। पहले सदस्य का नाम फजल अली जो कि अध्यक्ष थे इस कमेटी के, दूसरे थे के.एम. पणिकर जो सदस्य थे, और तीसरे हृदयनाथ कुंजरू जो कि सदस्य थे। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। यह आयोग 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की सिफारिश के लिए बनाया गया था। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए आवश्यक था। पहला संशोधन 1951, 7वां संशोधन 1956, 11वां संशोधन 1961 या फिर 22वां संशोधन 1969। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन 1956। संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लागू किया गया। इससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल है कि 1960 में किस राज्य का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। तो आप लोगों को याद होगा
कि बॉम्बे उस टाइम पे राज्य था। बॉम्बे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। भाषा के द्विभाषी क्षेत्र था वहाँ पे मुख्य रूप से। तो जो गुजराती बोलने वाले थे वहाँ पे गुजरात बनाया गया, और जो मराठी लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है, 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। यह विभाजन मराठी और गुजराती भाषी लोगों की अलग अलग राज्य की मांग के कारण हुआ था। अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ वह कौन सा था? सबसे पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठन जिसका हुआ था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर पांचवा विकल्प? तो इसमें पांचवा विकल्प तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ वो एक था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। इसे मद्रास राज्य से अलग करके तेलुगु भाषी जनता की मांग पर बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? 1961, 1975, 1987 या फिर 2000 ईस्वी में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। देखिए, गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से स्वतंत्र कराया गया। ठीक है, तो जब पुर्तगाल था अधिपत्य उस टाइम पे गोवा पे चल रहा था, जब भारत आज़ाद हुआ था। फिर काफ़ी लंबा टाइम लगा, 1961 ईस्वी में इसको पुर्तगाल से स्वतंत्र कराया गया। तो स्वतंत्र कराने के बाद इस पर सीधे केंद्र का शासन हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और फिर 30 मई 1987 का वह दिन था जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला सवाल लेंगे कि सिक्किम को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1956, 1962, 1975, 1980? इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। इससे पहले यह एक स्वतंत्र राज्य था लेकिन भारतीय नियंत्रण में था। 1975 के जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। 2000 में गठित 3 नए राज्यों में से कौन सा राज्य बिहार से अलग होकर के बना था? तो ये तो हाल फिलहाल का सवाल है। 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, ये सभी को पता ही है। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है। 2000 ईस्वी में 3 नए राज्यों का गठन किया गया था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। झारखंड अलग होता है बिहार से, छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड अलग होता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और झारखंड की जो मांग थी वो आदिवासी बहुल क्षेत्र की अलग प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए की गई थी। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये तीनों जो राज्य का गठन किया गया, इन तीनों में से कोई भी भाषा के आधार पे अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो भाषा के आधार को छोड़ करके जो दूसरे आधार भी होते हैं, तो उन आधार पे एक तो ये आपका झारखंड के बारे में लिखा गया, आदिवासी बहुल क्षेत्र की अलग प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए इसकी अलग मांग की गई थी। ठीक है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के अलग अलग तरीके थे, उनके अलग अलग क्राइटेरिया थे। अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था? अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। तो उस टाइम पे किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया था? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 370? तो 370 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी पढ़ा था कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में, है ना, अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्यों के पुनर्गठन के नियम वगैरह हैं। तो यहाँ पे तेलंगाना जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था। क्यों? यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार है। ठीक है, और इसी आधार पर 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। अगला सवाल है कि 2019 में किस राज्य का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया?
तो ये भी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्न है। 2019 में धारा 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित करके दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। अगला सवाल, भारतीय संविधान के तहत संसद को किसी राज्य का विभाजन करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? पहला विकल्प कहता है कि राज्य सरकार की सहमति से, दूसरा राष्ट्रपति की संस्तुति से, तीसरा संसद के विशेष बहुमत से और चौथा सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन से। पांचवा विकल्प भी आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है राष्ट्रपति की संस्तुति से। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत संसद को किसी राज्य का विभाजन करने की शक्ति राष्ट्रपति की संस्तुति से प्राप्त होती है। देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को नए राज्य बनाने या राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत राष्ट्रपति की संस्तुति से होती है। संसद को राज्य विधानसभा से सलाह लेनी होती है, लेकिन उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा मामला भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा है बेरुबारी संघ मामला, तीसरा है मिनर्वा मिल्स मामला, चौथा है SR बोम्मई बनाम भारत संघ, पांचवा विकल्प आपके सामने है। तो इसमें जो ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये है बेरुबारी संघ मामला। ठीक है, बेरुबारी संघ मामला क्या है? तो यह मामला 1960 राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण था। ठीक है, यह मामला जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बेरुबारी क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर के हुए विवाद से संबंधित था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में 9वां संशोधन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को हस्तांतरित करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर पांचवा विकल्प? तो देखिए, 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस टाइम पे नागालैंड नहीं था। 1956 के पुनर्गठन में नागालैंड शामिल नहीं था। नागालैंड को 1963 में असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जबकि केरल, कर्नाटक उस समय मैसूर के नाम से जाना जाता था और तमिलनाडु तभी मद्रास के नाम से जाना जाता था। 1956 के पुनर्गठन में शामिल थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने डिस्कस किए जा रहे हैं, इनको नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में अभी हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और आपने देखा कि इसके स्थापना में जो कमेटी गठित की गई थी उसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, इसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए पृथक गोरखालैंड राज्य की मांग किस समिति की रिपोर्ट से संबंधित है? मंडल आयोग, जस्टिस GT नानावटी आयोग, जस्टिस BN श्रीकृष्ण आयोग, जस्टिस श्यामल सेन समिति या फिर पांचवा विकल्प? तो ये जो है मामला, ये जस्टिस श्यामल सेन समिति से संबंधित मामला है। अब देखिए, इसमें क्या है कि गोरखालैंड की अलग राज्य की मांग के संदर्भ में जस्टिस श्यामल सेन समिति बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। गोरखालैंड अभी तक अलग राज्य नहीं बना है, तो उसी पे केस स्टडी करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, जिसके चीफ जो थे वो जस्टिस श्यामल सेन थे। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें ये सारी चीज़ें थी कि गोरखालैंड को
जो वहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे, तो इस पे जो रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को प्रतिस्थापित करना था, उस काम के लिए जस्टिस श्यामल सेन समिति तैयार की गई थी। अगला सवाल लेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद भी कौन सा राज्य अलग नहीं किया गया और इसे पुनः 1966 में विभाजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो बिहार तो होगा नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र तो खुद बॉम्बे से अलग हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में। पंजाब यहाँ पे सही विकल्प है। मध्य प्रदेश भी नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ था 2000 में। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है हमारा पंजाब। देखिए, पंजाब का 1966 में पुनर्गठन किया गया और इससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग किए गए थे। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत में नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया दी गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 2 सही है। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने और उनके लिए शर्तें तय करने का अधिकार प्राप्त है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राज्य पुनर्गठन के कारण ही किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन के कारण ही किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ? तो इसका सही विकल्प है चंडीगढ़, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग किया गया, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो शिमला बना दी गई, बट जब ये इधर पंजाब और हरियाणा बच गए तो इनकी जो राजधानी बनाई गई वो चंडीगढ़ बनाई गई और चंडीगढ़ को फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया और इसे हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया। अगला सवाल लेंगे, 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद असम से कौन सा राज्य सबसे पहले अलग किया गया? आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड को सबसे पहले अलग किया गया। ठीक है, देखिए नागालैंड 1963 में असम से अलग किया गया और इसे एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। इसके बाद अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य असम से अलग होने वाला कौन सा था? नागालैंड। आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है और इस सवाल के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत के साथ ये सारे क्लासेस तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक पे आते हैं, संविधान में राज्य पुनर्गठन के लिए संशोधन करने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? संविधान संशोधक विधेयक द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, या फिर होगा यहाँ पे पांचवा विकल्प। तो देखिए, संविधान सभा में जब राज्य का पुनर्गठन करना होता है तो इसके संशोधन करने की प्रक्रिया आसान है। ठीक है, संसद के साधारण बहुमत से ही ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। राज्य पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के तहत संसद के साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 60 प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 क्लास 12 के बुक से। अब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे एनसीईआरटी से ही। नेक्स्ट चैप्टर को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 को हम पहले डिटेल एनालिसिस करेंगे चैप्टर का। इसके बाद फिर उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस के क्लासेस लाए जाएंगे। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।